अच्छा, एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए, क्या आपको वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर हो रही है? एक बार कमेंट करिए, क्या आपको वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर हो रही है? और एक बार जो है मैसेज कर दीजिएगा, ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, क्लास जो है एप्लीकेशन में ऑन हो गई है। गरिमा तिवारी जी, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चल रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो 1968 का 1968 में हम लोगों ने क्या क्या बातें महत्वपूर्ण मानी थी? 3 बातें महत्वपूर्ण मानी थी। इसमें 3 बातों में अगर हम लोग देखें तो 3 बातों में क्या क्या चीजें आ जाती थी आपके 1968 वाले में? एक तो था आपका जो माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र को लागू करने की बात की गई, ठीक है। पहला जो इनका सुझाव था, माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू हो, ठीक है। माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू हो, और साथ ही साथ इनका और भी क्या था, इन्होंने कहा कि आपका संपूर्ण देश में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दे रहे हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। जो आपका संपूर्ण देश में क्या हो जाएगा, संपूर्ण देश में देश में 10+2+3 की अवधारणा लागू हो, अवधारणा लागू हो, इसकी बात वो करता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला सुझाव है इसका, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में इसका जो अगला सुझाव रहता है, और जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है वो क्या है? वो है आपका जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी पहले ही। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को लागू करने का इन्होंने पूरा सुझाव दिया कि इसको लागू किया जाए, ठीक है। चलिए, सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों को गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ भी होंगे, और आप सभी लोग देखिए मन लगा करके पढ़ाई करिए। अब जो है एग्जाम की डेट जल्दी ही क्लियर होने वाली है, जल्दी ही जो है आपके फॉर्म भी आएंगे, एग्जाम का डेट भी जल्दी ही डिक्लेयर होगा, क्योंकि थर्ड वेव अब नहीं आनी है इंडिया में, ऐसा जो है अनाउंस कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर से, ठीक है। आपका चिकित्सा मंत्रालय के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है, WHO ने भी कह दिया है कि भारत में थर्ड वेव अगर आती भी है तो बहुत ही कम इफेक्टिव रहेगी। तो ऐसे में आप लोग अब कमर कस लीजिए, क्योंकि आज जो है लोक सेवा आयोग का जो सर्कुलर था वो भी आज जारी कर दिया गया है। एग्जाम जो है आपका सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, लोक सेवा आयोग के एग्जाम जो है सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, और इसी तरीके से अब हर एक इंस्टीट्यूशन अपना एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, एडमिशन वगैरह सारा सब कुछ प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अब जो है अब बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करनी है, ओके। मन लगा करके पढ़िए, और जल्दी से जल्दी कोर्स को कवर करने का अब हम प्रयास करेंगे कि इसको बाइंड अप करेंगे। जैसे ही फॉर्म आएगा नया बैच स्टार्ट कर देंगे, जो पुराने वाले होंगे वो अपना बोरिया बिस्तर बांध लेंगे, फिर जब उनका हफ्ते में एक आध दिन उनके लिए कोई प्रैक्टिस का या फिर कोई चीज रखेंगे। क्या करना है वो बाद में डिसाइड करेंगे, अभी हम लोग इसको आगे देखते हैं, ठीक है। तो माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र को लागू करने का बात किया, इसके बाद संपूर्ण देश में 10+2+3 की अवधारणा करने की बात की, और इसके बाद इन्होंने कहा कि कॉमन स्कूल की जगह पर, कॉमन स्कूल्स के स्थान पर क्या कर दिया जाए, के स्थान पर नेबर स्कूल, नेबर स्कूल पड़ोसी विद्यालय। नेबर का स्पेलिंग जो है अभी पूरा सही से नहीं आ रहा है, तो जब भी
अगर स्पेलिंग सही नहीं आ रहा तो पूरा लिखने से अच्छा है कि ना लिखो, ठीक है। नेबर स्कूल, पड़ोसी विद्यालय, पड़ोसी विद्यालय। कॉमन स्कूल्स के स्थान पर, समान विद्यालयों के स्थान पर पड़ोसी विद्यालयों की स्थापना की जाए, की स्थापना, ठीक है। तो इतना सब कुछ आपका, केवल आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में इतनी सारी चीजें महत्वपूर्ण थी। ओके, नहीं अभी मैं वैक्सीनेटेड नहीं हूं। चलिए, अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ही आप कमेंट करें तो बेहतर होगा, ठीक है। और हम लास्ट में आपको समय देंगे, ठीक है, लास्ट में हम आपको समय देंगे, तब उस समय हम आपसे बातचीत कर लेंगे। क्योंकि अगर हम जो है कमेंट लेने लगते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जो है क्लास में डिस्टरबेंस पैदा होता है ना। तो इसलिए कमेंट आप मत करिए। अगर आपको आवाज नहीं जा रही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तब आप कमेंट कर लीजिए ताकि हम वहां पर देख सकते हैं। अदरवाइज आप जो है कमेंट ऐसे मत करिए, हम लास्ट में आपके कमेंट्स ले लेंगे अगर कोई ऐसा जरूरी कमेंट रहता है तो, ठीक है। आइए, हो गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। अब इसके बाद सीधे सीधे हम लोग चलेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979। 1968 के बाद हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979, ठीक है। अब 1979 क्यों आया? देखिए, जब भी कोई आयोग बना है, कोई समिति आई है, कोई बात हुई है, ठीक है, तो हमेशा जब भी मतलब कोई नई नई बात रखी गई तो उसके पीछे, उसको नई बात को रखने के पीछे जो एक बहुत बड़ा लॉजिक था वो क्या रहा है हमेशा? वो लॉजिक रहा है आपका कि जो पूर्व की योजना है, पूर्व की योजना है उसको क्या कर दिया जाए, पूर्व की योजना को, पूर्व की योजना को मतलब समीक्षा की जाए, और साथ ही साथ अगर उसमें कोई दिक्कत है तो उसमें कुछ सुधार कर दिया जाए। तो इसके लिए जो है आपका कोई नया आयोग या कोई नई चीज आती है। ओके, चलिए, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979। अब इसका जो है अप्रैल 1979 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का की समीक्षा करने के लिए नियुक्ति की। क्लियर है? क्लियर हुआ इतना? ठीक है। अब इसके आगे जो इसके प्रमुख सुझाव थे, इसमें प्रमुख सुझाव क्या क्या थे, वो प्रमुख सुझावों के बारे में चर्चा आइए करते हैं, ठीक है। चलिए, प्रमुख सुझाव, तो प्रमुख सुझावों में इनका पहला सुझाव था कि जो शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था, पहला जो है इनका सुझाव था, शिक्षा की व्यवस्था केंद्र एवं राज्य का संयुक्त दायित्व होना चाहिए, ठीक है। संयुक्त उत्तरदायित्व होना चाहिए, जबकि इसके पहले ही 1976 में उस पर एक जो है कानून ला करके यह बात कर दी गई थी, यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि
जो शिक्षा का विषय होगा, जो शिक्षा विषय होगा, वह जो है क्या होगा, समवर्ती सूची में आएगा। और वह जो है समवर्ती सूची में आने का मतलब क्या हो गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके शिक्षा के ऊपर कार्य करेंगी। ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि इस पर कठोरता से इसको लागू किया जाना चाहिए। और इसी के लिए इन्होंने जो है पहला सुझाव इनका था कि शिक्षा जो है राज्य और केंद्र का संयुक्त विषय होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा कि संपूर्ण देश में संपूर्ण देश में 10+2+3 की शैक्षिक संरचना के स्थान पर शैक्षिक संरचना के स्थान पर शैक्षिक संरचना के स्थान पर 8+4+3 की अवधारणा लागू की जाए, अवधारणा लागू की जाए। ठीक है, चलिए नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा इनका सुझाव था पड़ोसी विद्यालय की संकल्पना को प्रमुखता से लागू किया जाए, प्रमुखता से लागू किया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इनका क्या था, नेक्स्ट इनका सुझाव क्या था, पब्लिक स्कूलों पर मतलब जो प्राइवेट स्कूल थे, स्कूलों पर अंकुश लगाया जाए। देखिए ये सब इतनी महत्वपूर्ण चीजें नहीं है, आपको शैक्षिक संरचना वाली बात याद रखनी है। शैक्षिक संरचना इसमें जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो भी है आपका शैक्षिक संरचना। ओके, चलिए तो इतनी सारी बातें हैं, और भी इसमें बहुत कुछ है, लेकिन हमारे लिए उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, अगर बीएचयू एमएड एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो उतना ज्यादा वो सारी चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो जो चीजें महत्वपूर्ण नहीं है उनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, वो फालतू है हमारे लिए। ओके, तो हम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे, हम सिर्फ और सिर्फ उन बातों पर ध्यान देंगे जिनका प्रयोग हमें करना है या जो हमारे लिए हेल्पफुल होंगी। फिर जब आप नेट वगैरह की क्लास लेंगे तो हम आपको इसकी डीप में जाकर के आपको सारी चीजें पढ़ाएंगे, है ना। और सभी का सिलेक्शन हो रहा है ये, लेकिन एक दुख की बात है कि आप लोगों में से 29, तो आप लोग हो 29 में से केवल 9 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट हियर ओनली, केवल 9 लोग आप प्रेजेंट हो। ये मतलब एक खेद का विषय है, एक तरीके से हम कहें सोचने का विषय है। खैर चलिए, आप लोग अपना भविष्य खुद से तय कर रहे हैं कि आपका भविष्य क्या होगा, कैसे आप उसको फिक्स करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, देखिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी जो शिक्षा नीति थी वो आपकी कब आई है, वो आपकी आई है 1986 में। इसके बाद 2020 में जो शिक्षा नीति आई है उसमें भी बहुत कुछ संशोधन की संभावना है।
लेकिन सबसे ज्यादा जो संशोधन हुआ 1990s के दौर में, वो जो है आपका कब हुआ था? वो हुआ था 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद। इसी योजना के बाद आपको जब आप देखते हैं कि मिड डे मील योजना आ जाती है, मिड डे मील हो गया, या फिर आपका जो है ये क्या कहते हैं, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम हो जाए, या फिर नवोदय विद्यालय की स्थापना का बात हो जाए, या फिर जो है आपका महिला समाख्या की स्थापना की बात हो जाए, मतलब बहुत कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बताया गया था, बहुत कुछ, जिसकी हम जो है कोई मतलब पूरी कल्पना भी नहीं की जा सकती, इतना बृहद डॉक्यूमेंट था ये। और इसीलिए जो है 1968 और 1979 को उतना महत्व नहीं दिया जाता है, और 1986 भी किसकी तर्ज पर लाया गया था? तो वो कोठारी कमीशन के तर्ज पर लाया गया था। कोठारी कमीशन की समीक्षा करने के लिए 1968 में बनाया गया एनपी 1968 आया। इसके बाद 1968 की समीक्षा करने के लिए 1979 एमपी आया। इसके बाद फिर आपका 1979 की समीक्षा करने के लिए आपका 1986 आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। वो जो है किस लिए आया कि जो 68 79 में बात की गई थी, क्यूमुलेटिव एक डेटा तैयार करता है, और वही जो है उसमें हेल्प वो किसकी लेता है? राष्ट्रीय जो आपका कोठारी कमीशन है, ठीक है। तो कोठारी कमीशन की को आधार बना करके ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का गठन किया जाता है, और इसमें शिक्षा के प्रत्येक पहलू पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। आइए इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, इसमें समय लगेगा, हम लोगों को समय लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आज की क्लास में आई थिंक ये कंप्लीट हो जाएगा, अभी 22 हो रहा है, जल्दी ही आज की क्लास में ही ये जो है आपका 1986 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको 1986 के बाद 86 के बाद हम लोग चलेंगे 1992। अब केवल नाम गिनाते चलना है, अब जो है ना कुछ उतना डिटेल में नहीं बताना है, आप सुझाव वगैरह ये सारी चीजें हमको ध्यान नहीं रखनी है। हम जो है सीधे अब 1992 के बाद सीधे सीधे जो है आपका 1995 से होते हुए 2000, 2002, 2005, 2009, 2012, इसके बाद 2016 के बाद हम लोग सीधे 2020 में आ जाएंगे, ठीक है। 2020 के बाद हम लोग पार कर जाएंगे, 2021 में आ जाएंगे। तो 2021 में तो अभी चल ही रहा है, तो हम लोग उसका मतलब क्या कहते हैं, रिकॉर्डेड मटेरियल नहीं हमारे पास, तो इसलिए 2021 का तो कोई बात इसमें नहीं रखेंगे। हाँ, 2020 तक का सब बात रखेंगे। इसमें जो भी चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है उन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, ओके। चलिए एक एक करके एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है किसकी मतलब उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो कौन था? उस समय राजीव गांधी जी थे, ठीक है। राजीव गांधी जी की बहुत ही ब्रॉड सोच को ध्यान में रख करके उन्होंने मतलब विदेशों में जाकर के अध्ययन वगैरह किया था, बहुत सारी चीजें उन्होंने अध्ययन करवाई और करी, और उसके बाद उन्हीं के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का गठन किया गया, और उसे जो है लागू करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन लागू नहीं हो सका, ठीक है। तो 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 राजीव गांधी के समय में आया था, ओके। और इसमें जो है बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे हम अगर इसमें देखें तो इसका जो शीर्षक था, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का शीर्षक क्या था? शीर्षक सबसे पहले आप जो है इसका शीर्षक नोट कर लीजिए। डॉक्यूमेंट का जो शीर्षक था, ठीक है, चलिए, इसका नाम था शिक्षा की चुनौती, शिक्षा की चुनौती, शिक्षा की चुनौती, नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य, नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य, ठीक है, शिक्षा की चुनौती। चलिए, चैलेंज ऑफ एजुकेशन, चैलेंज ऑफ एजुकेशन, चैलेंज ऑफ एजुकेशन
अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव, अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव। ठीक है, अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव, ये जो है इसका शीर्षक था। और इसी शीर्षक के मतलब इसी नाम के आधार पर इसका जो प्रकाशन हुआ वो 1983 में इसको प्रकाशित किया गया। 1983 में यह जो है प्रकाशित हुआ था। ये एक तरीके से डॉक्यूमेंट था। और ये डॉक्यूमेंट कब प्रकाशित किया गया? 1983 में ये प्रकाशित किया गया। और 1986 में इस पर जो है मतलब इसमें संसद वगैरह से इसको सहमति मिली थी। ठीक है, चलिए, इससे जो है संसद में बजट सत्र 1986 में इसको जो है लागू किया गया था। और इसी के बाद जो है आपका क्या हुआ, ये हुआ था। और इसी के कुछ माह बाद ही प्लान ऑफ एक्शन भी तैयार किया गया था। और यही एक ऐसी मात्र जो है शिक्षा नीति है, 2020 वाली भी उस तरीके से नहीं है। 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें ये भी कह दिया गया कि भाई प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए कि आप जो है इस शिक्षा नीति को कैसे लागू करवाओगे और कब तक इसको आप लागू करवा दोगे, यह जो है आप स्पष्ट एकदम क्लियरली बताइए। तो इसके ऊपर भी काम करने का काम जो है उस समय आपके राजीव गांधी जी ने किया था, प्रधानमंत्री जी ने, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने ये काम किया था। ठीक है, तो ये रहा। और इसके बाद हम लोगों को इसमें बहुत कुछ है ना, इसमें कितना मतलब ये डॉक्यूमेंट कितने भागों में था, 12 भागों में इसका डॉक्यूमेंट था। हर भाग का नाम वगैरह क्या था, जैसे भूमिका था, प्रस्तावना था, अलग अलग नाम है। ठीक है, किस जैसे भूमिका वाला पोर्शन है तो उसमें कौन कौन सा सदस्य किसका किसका नाम आ जाता है। तो ये जो है ना, जब असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का एग्जाम होता है या फिर यूजीसी नेट लेवल का एग्जाम होता है तब आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत होती है। ठीक है, अभी आपको केवल एंट्रेंस क्लियर करना है तो एंट्रेंस लेवल तक का ही हम आपको यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, चलिए, शीर्षक आपको याद रखना है। ओके, यहाँ पे आपको शीर्षक याद रखना है। शीर्षक के बाद आपको सीधे सुझावों की तरफ हम लेकर के चलेंगे। ओके, चलिए, अब जो है क्या किया गया, यहाँ पे ये हो गया, इसका शीर्षक वगैरह हो गया। तो अब जो है ना कुछ चीजें जो इनकी सुझाव में थी, जैसे आपका फिर क्या हो गया था 1979 में, 1979 में क्या कर दिया था इन्होंने, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 आई थी उसमें यह कह दिया गया था कि संपूर्ण देश में जो शिक्षा की संरचना होगी वो कैसी रहेगी। संपूर्ण देश में जो शिक्षा की संरचना होगी वो कैसी रहेगी। प्रमुख सुझाव, चलिए, प्रमुख सुझाव में आप पहला देखिए कि संपूर्ण देश में 8+4+3 शैक्षिक संरचना के स्थान पर क्या कर दिया जाएगा, 10+2+3 की अवधारणा लागू की जाए। ठीक है, की संरचना, अवधारणा नहीं, की संरचना लागू हो। ठीक है, पहला इनका ये सुझाव था। फिर दूसरा इन्होंने कहा कि एक विद्यालय ऐसा होना चाहिए, जैसे उन्होंने कहा कि नवोदय विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। तो नवोदय विद्यालयों को पेस सेटिंग स्कूल कहा जाता है, गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की जाए। ठीक है, जो गति निर्धारक विद्यालय होंगे इनको जो है, गति निर्धारक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेस सेटिंग कहते हैं।
ठीक है, पेज सेटिंग। अब ये होते क्या थे? पेज सेटिंग स्कूल का ही एक नाम है आपका नवोदय विद्यालय, ये याद रखिएगा, नवोदय विद्यालय। अगर इसको गलत किए ना बेटा तो समझ लेना कि हम बाद में यही वीडियो दिखा करके आपको, यही वीडियो दिखा करके फिर जो पानी पिलाएंगे ना, आप समझ लेना, है ना। आप ये ध्यान रखो यहाँ पे, ठीक है। गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की जाए। गति निर्धारक को पेज सेटिंग स्कूल इंग्लिश में कहते हैं। और इसके बाद गति निर्धारक विद्यालयों के रूप में किसकी स्थापना करने की बात की? नवोदय विद्यालय, ठीक है। और गति निर्धारक विद्यालय जो होंगे आपके, गति निर्धारक विद्यालयों का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे क्या लिखा है भाई? चलिए, गति निर्धारक विद्यालय का मतलब क्या हुआ कि गति निर्धारक विद्यालय एक ऐसे विद्यालय होंगे जो ग्रामीण अंचल में स्थापित किए जाएंगे, या एक ऐसे एनवायरनमेंट में वो एस्टैब्लिश किए जाएंगे जहां पर बच्चों को कुछ समय के लिए रोका जाएगा और वहां पर उनको एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी जिससे उनका भविष्य अच्छा हो सके, ठीक है, जिससे उनका भविष्य अच्छा हो सके। और उसमें जो है हर प्रकार की एजुकेशन और हर प्रकार की सुख सुविधा प्रोवाइड की जाएगी, ये जो है प्रावधान था, ठीक है। आपका यहाँ पे नवोदय विद्यालय की स्थापना करने का सुझाव भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दिया गया था। ओके, इसके बाद इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए खुले विद्यालयों की स्थापना करने का सुझाव दिया। उच्च शिक्षा के लिए ओपन स्कूल, उच्च शिक्षा के लिए खुले विद्यालयों की स्थापना की जाए। देखो, आपको ना 3-4 काम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे इतना डिटेल में लिखवा रहा हूँ, आपको डिटेल में नहीं करना है। आप, ठीक है, आप नोट्स एकदम प्रॉपरली बना लीजिए, नोट्स तो बनाइए ही, लेकिन नोट्स के बनाने के साथ ही साथ आप एक जो है, जब आप प्रिपरेशन अच्छे से करने लगना तो आप की नोट बनाना, ठीक है। आप केवल डालना यहाँ पे 1986 और यहाँ पे डॉट डॉट करके यहाँ पे डाल दो कि 10+2+3 की अवधारणा। इसके जस्ट नीचे आप लिख सकते हो पेज सेटिंग स्कूल्स, इसके जस्ट नीचे आप यहाँ पे लिख सकते हो ओपन स्कूल्स, ठीक है। इस तरीके से जो है आप नाम दे सकते हो। रिकॉर्डेड रहेगी क्लास, रिकॉर्डेड रहेगी गरिमा जी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप आराम कीजिए। क्लास आपको रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। कल की क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, इसलिए कल आज जो है उसको रिवाइज किया है, ठीक है, इसीलिए उसको रिपीट किया है, अदरवाइज उसको रिपीट नहीं करते, है ना। कल जो है हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे, रिकॉर्ड नहीं हो पाया था आज का, लेकिन क्लास जो है रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो आपको रिकॉर्डेड क्लास का वीडियो मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ओके, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या कहा? डाइट की स्थापना करने की बात की, ठीक है। शिक्षक शिक्षा के लिए, शिक्षक शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए डाइट्स की स्थापना की जाए, ठीक है, डाइट की स्थापना की जाए। ओके, चलिए, डाइट्स की स्थापना, जो डाइट थे आपके, डाइट का मतलब क्या हो गया आपका? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये इसका फुल फॉर्म था। और इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, तो फुल फॉर्म भी आप तैयार कर लीजिएगा।
ओके। और देखिए ये जो है, इसलिए शिक्षक शिक्षा में सुधार करने के लिए इन्होंने डाइट की स्थापना करने की बात, अरे बता तो दिया डाइट्स का फुल फॉर्म। हमको पता है कि आप लोगों के क्वेश्चंस कहां से बनेंगे, ठीक है, इसलिए हम जो है आपको आप लोगों के कहने से पहले ही बता देते हैं। डाइट का जो फुल फॉर्म है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये जो है इसका फुल फॉर्म था, ठीक है। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जिले में एक डाइट हो, जहां पर जो क्या करे, प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा व्यवस्था है उनका मतलब उनकी मॉनिटरिंग करे, और साथ ही साथ जो टीचर्स अपॉइंट हुए हैं या उनको टीचर जो बनने वाले हैं उनके शिक्षक शिक्षा से संबंधित जो है वहां पर ट्रेनिंग भी दी जाए। ओके, सर वही डाइट्स है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही डाइट है, ठीक है, जो सारनाथ में है बनारस के, वही डाइट है, ठीक है। चलिए, हो गया, इतनी सारी बातें आपकी डाइट्स की स्थापना की जाए, महिला समाख्या की स्थापना की जाए, महिला समाख्या, महिला समाख्या की स्थापना करने के बाद इन्होंने किया, नेक्स्ट कितना था पता नहीं, 5 नंबर हम डाल देते हैं, महिला समाख्या की स्थापना, ठीक है। तो महिला समाख्या में क्या था, जो ग्रामीण अंचल की महिलाएं जो कम पढ़ी लिखी थी और जो रोजगार प्राप्त करना चाहती थी, जो गरीब थी, जो आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई थी लेकिन उनके अंदर कोई ना कोई स्किल था या वो जो है कुछ करना चाहती थी, उनको जो है क्या करना, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, उनको एक अलग से ट्रेनिंग, जैसे कढ़ाई बुनाई सिलाई वगैरह की ट्रेनिंग देना, जिससे वह जो है स्वरोजगार प्राप्त कर सके या रोजगार प्राप्त कर सके, ठीक है। इसके लिए इस महिला समाख्या के स्थापना करने की बात की गई, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप अगर देखेंगे तो आप जो है जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है, पूरे भारत के हर एक डिस्ट्रिक्ट में महिला समाख्या जो है आपके डिस्ट्रिक्ट के बगल में है। लेकिन वो बात अलग है कि जो महिला समाख्या की अधिकारी होती हैं वो जो है एक नंबर की खाऊगीर होती हैं। कहने का मतलब क्या है कि उनके यहाँ डूडा कहते हैं ना, डूडा, बहुत सारे लोग डूडा के नाम से जानते हैं। तो डूडा क्या होता है, महिला समाख्या से ही संचालित होता है डूडा, डूडा का हेड ऑफिस होता है आपका महिला समाख्या। ओके, तो महिला समाख्या आपका क्या करता है कि वह जो है जो ग्रामीण अंचल की हैं या फिर जो ऐसी महिलाएं हैं जो रोजगार करना चाहती हैं, उनके पास लेकिन कोई स्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे में जो आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं उनको ट्रेनिंग दे करके उनको स्किल्ड बना करके रोजगार के साथ जोड़ने के लिए महिला समाख्या की स्थापना करने का सुझाव इन्होंने दिया। ओके, आप लोग पहले पेशेंस रखा करिए भाई, पेशेंस रखा करिए। हम देखिए जब तक आपके पास क्वेश्चन आते हैं उसके पहले हम सोच लेते हैं कि आपको बताना क्या है, ठीक है। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं सर ने ये नहीं बताया है तो आप पूछ लीजिए ना, ऐसे डिस्टर्ब होता है कि आपके कमेंट्स देखें फिर इसके बाद उस चीज को। ओके, महिला समाख्या का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा केंद्र है, एक ऐसा स्पेस, एक ऐसी ऑफिस जो क्या करेगी, स्किल डेवलप करवाएगी, जो ट्रेनिंग देगी, जो एजुकेशन देगी, जो ग्रामीण अंचल की जो महिलाएं हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, जो
कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की एजुकेशन से तो वो जुड़ना चाहती हैं, लेकिन वो जुड़ नहीं पाती है। तो उनको लोगों को, और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि केवल ग्रामीण अंचल में, जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पर भी जो महिलाएं एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाई और जिनके पास कोई रोजगार का कोई साधन नहीं है, उनको रोजगार प्राप्त हो सके इसके लिए वो ट्रेनिंग देंगी, वो स्किल डेवलप उनमें करवाएंगी। इसके लिए महिला समाख्या की स्थापना करने का बात ये किया। ओके, चलिए इसके बाद मतलब जिसको हम महिला सशक्तिकरण के रूप में हम इसको मान सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए महिला समाख्या की स्थापना करने की बात की गई थी। फिर इसके बाद जो है प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 1988, नोट कर लीजिएगा, डेट जरूर नोट कर लीजिएगा, मतलब ईयर, ठीक है। ये जो है आपका आया था 1989 में। महिला समाख्या की स्थापना कब हुई थी? 1989, 1989 में। ओके, और आपका प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 1988, इसमें यह कहा गया कि जो 15 से 35 वर्ष के जो प्रौढ़ हैं, ठीक है, जिनकी आयु कोई, जो ऐसे विद्यार्थी हैं या फिर जो ऐसे प्रौढ़ हैं, प्रौढ़ का मतलब क्या हुआ कि वो एडल्टहुड है, जितने भी हैं जिनकी आयु 15 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष के बीच की है, उनको, उन्होंने अगर एजुकेशन प्राप्त नहीं करी है तो उनको जो है साक्षर बनाने के लिए, उनको साक्षर बनाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। ओके, इसके बाद प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत के बाद इन्होंने कहा कि जिसके तहत ही, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के तहत ही NLM, ठीक है, नेशनल लिटरेसी मिशन, इसी को पूरा करने के लिए, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को पूरा करने के लिए NLM आया। NLM नाम सुना होगा जब आप जो है बचपन में रहे होंगे, उम्मीद करूंगा कि आप लोग तो हमसे बड़े ही हैं, है ना, कुछ भी हो आप लोग, कुछ लोग तो हमसे बड़े होंगे ही होंगे, तो जो हमसे बड़े हैं वो हमसे ज्यादा जानते हैं। ओके, तो NLM आया था, नेशनल लिटरेसी मिशन, ठीक है, नेशनल लिटरेसी मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आया था, जो कि जिसका उद्देश्य क्या था, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के ही अंतर्गत जो प्रौढ़ हैं जिन्होंने अभी तक मिनिमम एजुकेशन भी प्राप्त नहीं करी है, उनको मिनिमम एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको साक्षर बनाना। ओके, चलिए इसके बाद जो है प्राथमिक शिक्षा हेतु ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का शुभारंभ किया जाए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो भी हो नंबर देख लीजिएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक शिक्षा में या प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया जाए। ये कब योजना लागू हुई? 1986-87 में, ठीक है, 1986-87 में यह योजना लागू हुई थी। और इस योजना का मूल उद्देश्य क्या था? वो ये था कि जो प्राथमिक शिक्षा है, जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फर्नीचर, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर्स, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस, वो फुलफिल किया जाए। ठीक है, मतलब एक जो है जितनी मिनिमम आवश्यकता होती है किसी इंस्टीट्यूट को संचालित करने के लिए, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट वो फुलफिल कर पाए। ओके, चलिए ये जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना आया। फिर इसके बाद जो है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को
देखिए यहीं पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से संबंधित एक और चीज है, लेकिन ये सुझाव में नहीं था, ये सुझाव में नहीं था, बट आप एक जो है नोट लगा करके लिख लीजिए 1993-94 में, नोट लगा करके लिख लीजिए 1993-94 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को, योजना को क्या किया गया, ये प्राथमिक स्तर पर था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना प्राथमिक स्तर पर था, इसको क्या किया गया, उच्च प्राथमिक स्तर तक बढ़ाया जाए, उच्च प्राथमिक स्तर तक बढ़ाया जाए, बढ़ाया गया, चलो बढ़ाया गया, ये सुझाव में नहीं था, ये अलग था, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में थी, और ये सारी की सारी बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी होगी, चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। इसके बाद अब हम लोगों को 1990 1992 केवल नाम गिनाते हुए आगे बढ़ जाना है, सीधे सीधे एसएस से सर्व शिक्षा अभियान, इसके बाद अब फिर हम लोग 2009 में जो आया था आपका माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये सब बढ़ते हुए आगे अब हम लोग बढ़ जाएंगे बहुत जल्दी। ये जो है 2-3 दिन में, मतलब आज कितना है, शुक्रवार है, सॉरी बृहस्पति है, कल की क्लास में ज्यादातर चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद फिर मंडे को हम लोग, मंडे या ट्यूसडे तक इसको बाइंड अप कर देंगे, ओके। तो अभी आपको जो कुछ भी पूछना है आप जल्दी से पूछ लीजिए, अदरवाइज क्लास को हम लोग एंड करेंगे। चलिए अभी आपको अगर कुछ कहना है तो जल्दी से आप कह लीजिए, अदरवाइज क्लास को एंड करें। अच्छा थैंक यू कहना है, ओके। चलिए आप सभी लोगों को मोस्ट वेलकम, ओके। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए, अब थोड़ा सा मेहनत करिए, ऑल द बेस्ट।